Situation created by the Indian aggression is leading the two countries to a point of no return. भारत द्वारा पैदा की गई परिस्थितियां दोनों देशों को ऐसे मोड़ पर ले जा रही हैं जहां से वापस नहीं आया जा सकता। मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि हम अपनी पूरी ताकत से अपने सम्मान और सीमाओं की रक्षा करेंगे। ये आवाज है पाकिस्तान के तीसरे राष्ट्रपति याहिया खां की, जो 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई से कुछ दिन पहले देश को संबोधित कर रहे थे। 3 दिसंबर 1971 की दोपहर को जैसे ही जनरल याहिया खां अपनी जीप से एयरफोर्स हेडक्वार्टर जाने के लिए अपने निवास स्थान से चले, एक बहुत बड़ा गिद्ध उनके सामने आकर बैठ गया। याहिया के बगल में बैठे जनरल हमीद ने धीरे धीरे जीप बढ़ानी शुरू की, लेकिन गिद्ध ने हिलने का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने हॉर्न बजाया, लेकिन गिद्ध ने उतनी ही हिकारत से उन्हें घूरा। याहिया ने भी जीप से कूदकर अपने बेंत से उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन गिद्ध टस से मस नहीं हुआ। माजरा देखकर पास काम कर रहा माली दौड़ता हुआ आया और उसने बहुत मुश्किल से अपने फावड़े से गिद्ध को याहिया के रास्ते से अलग किया। बाद में याहिया खां के एडीसी अरशद समी खां ने अपनी आत्मकथा 3 Presidents and an Aide में लिखा, मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, लेकिन 3 दिसंबर 1971 की दोपहर का वो दृश्य बार बार मेरी आंखों के सामने कौंध जाता है, जब एक गिद्ध ने जनरल याहिया खां की जीप का रास्ता रोक लिया था। मानो कोई ऊपरी ताकत हमें बताने की कोशिश कर रही हो कि युद्ध पर जाने का फैसला सही फैसला नहीं है। याहिया खां हालांकि फारसी बोलने वाले पठान थे, लेकिन वो बहुत अच्छी पंजाबी भी बोल लेते थे। वो हाजिर जवाब शख्स थे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। वो न तो इस बात का दावा करते थे कि वो बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे और न ही वास्तव में वो ऐसे थे। पाकिस्तान एट द हेल्म के लेखक तिलक देवेश्वर बताते हैं, याहिया खान एक तो बड़े रंगीले आदमी थे। उनको शराब पीने का बड़ा शौक था और बाकी जो उसके साथ एसोसिएटेड गतिविधियां उन पे बहुत वो डूब चुके थे। बिल्कुल उनका लेवल एक्चुअली एक डिविजनल कमांडर का था, उससे ज्यादा वो नहीं उनको जाना चाहिए था। और वो चीफ भी इसीलिए बने। अयूब खान ने चीफ उनको बनाना था जब मोहम्मद मूसा रिटायर हो रहे थे, तो 3 जनरल को उन्होंने इग्नोर करके याहिया खान का नाम रखा। और मूसा ने कहा याहिया मिलिट्रीली तो ठीक है, मगर इनकी जो बाकी गतिविधियां हैं वो आर्मी चीफ नहीं बन सकते। अयूब ने खान ने कहा इसका फिक्र मत करो, वो मैनेज कर लेंगे। और अयूब ने इसलिए उनको अपॉइंट किया कि ये मेरे को खतरा नहीं होगा। याहिया शराब पीने के लिए इतने बदनाम थे कि सैनिक कमांडरों को आदेश दिए गए थे कि वो याहिया के किसी मौखिक आदेश का पालन न करें जो रात 8:30 बजे के बाद दिए गए हों। सबको मालूम था कि याहिया 8 बजे के बाद रोज वो अपनी शराब पीना शुरू कर देते हैं और 10 बजे तक पता नहीं चलता वो क्या कह रहे हैं। तब मिलिट्री गवर्नर्स जो प्रोविंसेस के थे उनको वार्न किया था हामिद ने कि भाई आप ये फॉलो मत करना, रात को सुबह फोन करना याहिया खान को और उनसे कंफर्म करना कि सर आपने रात को ये कहा था, ये करना है या नहीं करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के मन में याहिया खां के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन उनके विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर पर याहिया कोई खास असर नहीं डाल पाए थे। किसिंजर अपनी आत्मकथा द व्हाइट हाउस ईयर्स में लिखते हैं, मैंने निक्सन को बताया कि याहिया और उनकी टीम को ऊंचे आईक्यू के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, और अगर इसका अंदाजा उन्हें था भी तो उन्हें ये खुशफहमी थी कि जीत उनकी ही होगी। मैंने दबी जुबान से उनसे पूछने की कोशिश भी की कि आप भारत की संख्या में अधिक सैनिकों और हथियारों का सामना कैसे करेंगे। उनका जवाब था कि मुस्लिम सैनिक भारतीय सैनिकों से बेहतर लड़ाका हैं। उस दिन रात्रि भोज में याहिया शराब के नशे में हर मेहमान के पास जाकर पूछ रहे थे कि क्या मैं आपको डिक्टेटर दिखाई देता हूँ। जब उन्होंने मेरे पास आकर यही सवाल किया तो मैंने जवाब दिया, मुझे पता नहीं राष्ट्रपति महोदय, लेकिन अगर आप डिक्टेटर हैं भी तो आपको पता ही नहीं था कि चुनाव किस तरह लड़वाया जाता है। याहिया खां को लेडीज मैन कहा जाता था। कई महिलाओं के साथ उनकी दोस्ती थी। उनकी सबसे नजदीकी महिला दोस्त थीं अकलीम अख्तर, जो जनरल रानी के नाम से मशहूर थीं। मलकाए तरन्नुम नूरजहां को याहिया नूरी कहकर पुकारते थे, वो भी याहिया को सरकार कहकर बुलाती थी। महिलाओं के साथ उनके संबंधों की वजह से एक बार बहुत बड़ी प्रोटोकॉल समस्या उठ खड़ी हुई थी। एक जमाने में पाकिस्तान में बीबीसी के संवाददाता रहे ओवेन बेनेट जोन्स अपनी किताब पाकिस्तान
आई ऑफ द स्टॉर्म में लिखते हैं, एक बार ईरान के शाह पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर वहां पहुंचे थे। जब उनके लौटने का समय आया तो उन्हें देर होने लगी, क्योंकि याहिया अपने शयन कक्ष से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। आखिरकार उनकी नज़दीकी दोस्त जनरल रानी को मनाया गया कि वो उनके बेडरूम में जाकर उन्हें बाहर लाएं। जब वो अंदर घुसी तो उन्होंने याहिया खान को अपने बिस्तर पर पाकिस्तान की सबसे मशहूर गायिका के साथ पाया। कुछ साल पहले जनरल याहिया के एडीसी रहे अरशद समी खान ने नूरजहां के बारे में एक बहुत दिलचस्प किस्सा मुझे बताया था। एक शाम थी कि जनरल याहिया के दोस्त बैठे थे, उनके साथ मैं अपने कमरे में जा चुका था, तो मुझे उन्होंने समन किया, मैं गया। मुझे कहते हैं कि बेटा, ही यूज्ड टू रिपीट हिमसेल्फ, बेटा बेटा बेटा, ये नूरजहां का एक नया गाना आया है, मैंने सुना है, नूरजहां का एक नया गाना है, मेरी चीचीता, मेरी चीचीता, डू यू नो अबाउट इट? मैं कहा जी नहीं। अच्छा, तो ये सारे कहते हैं कि अभी वो गाना इतना कम रिलीज हुआ कि शायद नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा एडीसी जो है वो लेके आएगा। तो खैर, अब मैं पठान हूँ और मेरी वाइफ जो है वो पंजाबी है, तो मैं उसको याद करता आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये लफ्ज पहले कभी सुना नहीं था, मेरी चीचीदा। तो अब मैं रट्टा लगाता हुआ आ रहा हूँ उनके कमरे से अपने कमरे को, और रास्ते में मैं भूल गया क्योंकि क्या था चीची के। आई हैड टू कॉल अप लॉन्ग डिस्टेंस माय वाइफ एंड सेड, यार वो नूरजहां का कोई गाना है, कोई शेर से कोई चीज है? हाँ, मेरी चीची दा। अब वही बात, रात की 11 बज रहे, मैंने रेजिडेंसी की गाड़ी एक मंगवाई, उसमें बैठा तो बोरी बाजार है कराची में एक, मैंने कहा चलो वहाँ चलता हूँ सीधा। दूसरी बात है, दुकानें बंद हो चुकी थी। गलियों में घूमते हुए मैं वहाँ पहुँच गया, नॉक किया, बाहर आए। मैंने कहा यार मैं आपका एक कस्टमर हूँ पुराना, तो फरमाइए। मैंने कहा जी मुझे वो एक रिकॉर्ड चाहिए, नूरजहां का नई रिलीज है, मेरी चीचीदा। कि जी जरूर आइए, कल सुबह आ जाइए, आपको दे देंगे। मैं कहा नहीं भाई, मेरी बेट लगी हुई है किसी के साथ कि मैं आज अभी लेके आऊँ। तो मुझे कहते कि सर इस वक्त? मैंने कहा जी बिल्कुल इसी वक्त। तो मैंने कहा मुंह मांगी कीमत दूंगा, तो समझे कि शायद ये कोई बिगड़ा हुआ नवाब है। हम उनकी दुकान पे पहुंच के, उन्होंने दुकान खोली, रिकॉर्ड निकाला, मुझे दिया। उस जमाने में वो रिकॉर्ड 5 रुपए का हुआ करता था, मैंने उनको 50 रुपए दिए। फिर मैं प्रेसिडेंसी में आके जब गया और प्रेसिडेंट साहब को वो रिकॉर्ड दिया, बड़े ही वाज वेरी एलेटेड, वेंट इनटू अ हुर्रा, वी हैव डन इट अगेन। मेरी चीचीदा, मेरी चीचीदा, छल्ला महिला लिया कर जाके शिकायत लाऊंगी, मैनू बदो बदी, मैनू बदो बदी, पीछे पीछे ला लिया। एक सैनिक अधिकारी के रूप में याहिया ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। इंस्ट्रक्टर स्टाफ कॉलेज क्वेटा, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, डिवीजन कमांडर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मैंने तिलक देवेशर से पूछा कि आप याहिया खां को एक मिलिट्री कमांडर के रूप में किस तरह रेट करते हैं। देखिए, उनका मिलिट्री करियर बहुत अच्छा करियर था, मगर हर एक आदमी के जीवन में एक समय आता है उनको टेस्ट करने का। याहिया को टेस्ट करने का 2 सितंबर 1965 में मौका आया, जब जो उनको कमांड दिया गया अखनूर पे अटैक करने का। पहले कोई 2 और डिवीजनल कमांडर थे, उनको हटा के याहिया को लाया गया, और अखनूर बिल्कुल 10 किलोमीटर की दूरी पर था। पाकिस्तान फोर्सेस एडवांस कर रही थी, बीच में सिर्फ जौहरियां था। जो ग्रैंड स्लैम, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का जो प्लान था कि जौहरियां को बाईपास करके हम सीधा अखनूर की तरफ जाएं, क्योंकि एक बार अखनूर गिर जाता है तो भारतीय फोर्सेस का कश्मीर का रास्ता कट जाता है। मगर याहिया खान को जब ये टेस्ट करने का ये मौका आया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अखनूर पे अटैक नहीं करूंगा, पहले मैं जौहरियां पे अटैक करूंगा, जौहरियां को लेकर फिर अखनूर की तरफ जाऊंगा। इससे क्या हुआ कि भारतीय फौज को 36 घंटे मिल गए और उन्होंने अखनूर के डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग कर लिया, और पाकिस्तान, जौहरियां गिर गया, पाकिस्तान के कब्जे में आ गया, बट वो अखनूर को फिर नहीं ले सके और सारा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम वहीं कोलैप्स हो गया। 13 दिसंबर 1971 तक ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तान पूर्वी मोर्चे पर बुरी तरह पिछड़ रहा है। जब चीन से मदद की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं तो याहिया ने मजबूरन रिचर्ड निक्सन को फोन मिलाया। अरशद समी खां अपनी किताब में लिखते हैं, याहिया ने जब निक्सन को फोन किया तो वो किसी मीटिंग में थे। 13 दिसंबर 1971 की रात 2 बजे राष्ट्रपति भवन के टेलीफोन ऑपरेटर ने मुझे फ़ोन किया कि राष्ट्रपति निक्सन लाइन पर हैं। मैंने इंटरकॉम से फ़ोन कर याहिया को जगाया। नींद में चूर याहिया ने फ़ोन उठाया। लाइन बहुत ख़राब थी, इसलिए याहिया ने मुझसे कहा कि मैं दूसरी लाइन पर सारी बातें सुनूं और अगर लाइन टूट जाए तो निक्सन से बात करना जारी रखूं।
निक्सन की बातों का लब्बो-लुआब था कि वो पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं और उन्होंने इसकी मदद के लिए 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया है। जैसे ही निक्सन ने फोन रखा, याहिया ने मुझसे कहा कि मैं जनरल हमीद को तुरंत फोन लगाऊं। जैसे ही हमीद ने फोन उठाया, याहिया लगभग चिल्लाते हुए बोले, "हैम, वी हैव डन इट, अमेरिकन्स आर ऑन देयर वे।" अमरीकी बेड़ा अगले दिन तो दूर, ढाका के गिरने तक बंगाल की खाड़ी में नहीं पहुंचा। इस हार के लिए याहिया की थ्योरी पूर्व की रक्षा पश्चिम से होगी को जिम्मेदार ठहराया गया। ये एक्चुअली अयूब खान की डिफेंस स्ट्रेटजी थी। उनका मानना था कि देखिए हमारी जो फौज है लिमिटेड है, अगर हम फौज को बांट देते हैं थोड़ी वेस्ट पाकिस्तान में और थोड़ी ईस्ट पाकिस्तान में, तो इससे तो इंडिया हमें पूरा वॉक ओवर कर जाएगा। इसलिए हमें कंसंट्रेट करना चाहिए वेस्ट पे, और अगर ईस्ट पे कभी अटैक होगा तो हम वेस्ट से इंडिया पे काउंटर अटैक करेंगे। जब ईस्ट पाकिस्तान गिर गया, याहिया खान ने कहा सीज फायर करेंगे, तो नियाजी साहब थे वो कह रहे कि नहीं, आप कंटिन्यू फाइट करें। उसने कहा नहीं, वेस्ट पाकिस्तान को खतरा है। तो सारी जो पॉलिसी थी वो अपने सिर पे खत्म हो गई कि डिफेंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान ले इन द ईस्ट। कई साल पहले जब मैंने जनरल नियाजी से संपर्क किया था तो उन्होंने भी हार का ठीकरा जनरल याहिया के सिर पर फोड़ा था। अल्लाह गारत करे याहिया को और वेस्ट पाकिस्तान वालों को कि जीती बाजी हार दी, कि शिकस्त मगरब में थी और लानत हम पर पड़ी। मैं जब लड़ रहा था, मैंने 13 तारीख को हुक्म दिया, आखिरी गोली आखिरी आदमी। आखिरी गोली आखिरी आदमी फौज के लिए मौत का वारंट होता है। मगरबी पाकिस्तान वालों को ख्याल हुआ कि ये तो लड़ाई लंबी होगी और मशरक़ी पाकिस्तान से छुटकारा चाहते थे ताकि मगरबी पाकिस्तान में हुकूमत कर सकें। तो 13 तारीख को मुझे हुक्म दिया कि स्टॉप फाइटिंग एंड सरेंडर। तो मगरबी पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें मशरक़ी पाकिस्तान देना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि इस हार की खबर पाकिस्तानी लोगों को ऑल इंडिया रेडियो से मिली। याहिया ने देश को संबोधित जरूर किया, लेकिन उसमें हार का कोई जिक्र नहीं था। इतनी बड़ी जंग में किसी एक महाज पर वक्ती तौर पर पीछे हटने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। इस जंग में जो हमारी कौमी बका की जंग है, आखिरी फतह हमारी ही होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हमेशा झूठ पर मबनी है। 65 में भी और 71 में लोगों को बताया गया था कि पाकिस्तानी फोर्सेस जमीन पे, आसमान पे और समुद्र पे फतेह पर फतेह पा रही हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। और ये 15 दिसंबर तक ये कहानी थी। जब वो सरेंडर करने लगे तो अब लोगों को क्या बताया जाए, तो पहले तो उन्होंने बताया ही नहीं। ऑल इंडिया रेडियो से पहले न्यूज़ आई, फिर पाकिस्तान टीवी और रेडियो ने ये बनाया गया कि दोनों जो लोकल कमांडर्स हैं उन्होंने आपस में तय करके एक सीज फायर कर लिया है। फिर भी लोगों को नहीं बता रहे थे, और फिर भी याहिया खान ने उठ के बोले कि वी विल कंटिन्यू फाइटिंग, हम लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।